डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था मार्केटिंग रिसर्च। इस टॉपिक में अब एक ही चीज़ बाकी है, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, यानी विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है और कैसे की जाती है। विपणन अनुसंधान की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विभिन्न स्टेप्स होते हैं। ये विभिन्न चरण अनुसंधान में की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं हैं। ये सभी चरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अतः इनका क्रम भंग नहीं किया जा सकता है। यदि इन चरणों के क्रम को भंग किया जाता है तो अनुसंधान के अपेक्षित या उचित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अतः विपणन अनुसंधान के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। विपणन अनुसंधान प्रक्रिया में चरणों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, किंतु क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने विपणन प्रक्रिया में चरणों में की संख्या में भिन्न भिन्न बताई है। कुछ ने तो बहुत छोटी 5 चरणों में की प्रक्रिया बताई है, जबकि कुछ अन्य ऐसे भी हैं जो इस प्रक्रिया को 14-15 चरणों में भी सम्मिलित करते हैं। परंतु हम इस प्रक्रिया को समराइज़ करके और इसको हमने कुछ 10 चरणों में बांटा है। तो सबसे पहला स्टेप इसका आता है कि अनुसंधान उद्देश्यों की समस्या का परिभाषा करना, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम्स। विपणन अनुसंधान का सबसे पहला स्टेप ये है कि अनुसंधान के उद्देश्यों तथा समस्याओं को परिभाषा करना। जब तक अनुसंधान के उद्देश्यों को निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक अनुसंधान को दिशा नहीं मिलती है। निरुद्देश्य अनुसंधान का कोई अर्थ भी नहीं होता है तथा जिसके परिणाम स्वरूप मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। उद्देश्य स्पष्ट भी हो सकते हैं और नहीं भी। जब उद्देश्य स्पष्ट ही नहीं होते हैं तो अनुसंधान के लिए कोई न कोई समस्या अवश्य होती है। अतः समस्या का विश्लेषण करना चाहिए और सही उसका परिभाषा या उस सही समस्या को सही परिभाषित करना चाहिए। समस्या की प्रकृति को स्पष्ट करना चाहिए। समस्या के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना चाहिए। समस्या के कारणों को ज्ञात करना चाहिए। समस्या का यही कारण प्रधान नहीं है कि उसका अनुसंधान नहीं किया जा सकता। केवल समस्या के लक्षण प्रकट होने से समस्या पर अनुसंधान नहीं किया जा सकता है। अतः समस्या के कारण स्पष्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अनुसंधान समस्या में विक्रय में कमी होना है, तो ऐसे में हम विक्रय के कमी के कारणों को ढूंढेंगे। विक्रय की कमी के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे माल की किस्म में गिरावट, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धि, घोर प्रतिस्पर्धियों के कम मूल्य आदि। किंतु इनसे कम से कम विक्रय के सही कारण और कारणों की खोज करना परम आवश्यक है। तभी अनुसंधान के सही परिणाम सामने आ सकते हैं। यदि समस्या केवल लक्षण दिखाई देते हैं और कारण स्पष्ट नहीं है तो अनुसंधान करना संभव नहीं होगा। तो अंत में समस्या के कारण स्पष्ट होने पर समस्या को अनुसंधान समस्या के में परिवर्तित करना लेना चाहिए। इसका मतलब उस समस्या के कारणों एवं प्रभावों के संबंध में स्थापित कर लेना चाहिए। जब समस्या के कारण और परिणाम का संबंध निर्धारित हो जाता है तो उस पर अनुसंधान किया जाता है और उसका हल ढूंढा जा सकता है। समस्या के कारणों को खोज करते समय उस समस्या से संबंधित पहलुओं जैसे उत्पादन, विपणन, वित्त, बाह्य वितरण, घटक, ये जो है इत्यादि, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हम अनुसंधान की समस्या को स्पष्ट रूप से व्याख्या और परिभाषा उसकी की जा सकती है। सेकेंड स्टेप इसमें आता है स्थिति विश्लेषण करना, डूइंग सिचुएशन एनालिसिस। यानी अनुसंधान के उद्देश्यों और समस्याओं की व्याख्या करने के बाद अनुसंधान के अगले चरण में स्थिति विश्लेषण किया जाता है। स्थिति विश्लेषण में उन परिस्थितियों का विश्लेषण करना है जिनके बीच अनुसंधान किया जा रहा है। ये परिस्थितियां संस्था के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की हो सकती है। संस्था की इन परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए संस्था के उत्पादों की स्थिति, संस्था की प्रतिस्पर्धी स्थिति, संस्था का बाजार, वितरण विधियाँ, विक्रय संगठन, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन विधियाँ, संस्था को प्रभावित करने वाले बाहरी घटकों आदि का विश्लेषण किया जाता है।
उसके बाद संस्था के अधिकारियों से भी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। ऐसा करने से समस्या का स्वरूप साफ हो जाता है और समस्या का हल खोजने में सुविधा होती है। स्थिति विश्लेषण करके अनुसंधानकर्ता अनुसंधान समस्या को अधिक समझ ले सकता है। इससे समस्या के संभावित काल्पनिक हल, परिकल्पित हल ढूंढने में मदद मिलती है। थर्ड स्टेप आता है अनौपचारिक अन्वेषण करना, कंडक्टिंग इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। स्थिति विश्लेषण करने के बाद अनौपचारिक विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में खोजबीन एवं तहकीकात की जाती है। यह सब अनौपचारिक रूप से किया जाता है। अन्वेषण और तहकीकात कुछ चुने हुए ग्राहकों, व्यापारियों, मध्यस्थों, उच्च प्रबंधकों, संस्था के बीमारियों तथा समस्या से संबंधित अन्य लोगों से हो सकती है। अनौपचारिक अन्वेषण का उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि औपचारिक अन्वेषण अनुसंधान के लिए आवश्यक है या नहीं। यह उल्लेखनीय है कि कई बार ऐसा भी होता है कि अनौपचारिक अन्वेषण के दौरान समस्या का हल निकल जाता है, अतः ऐसा अनुसंधान आगे जारी करने के दौरान ही नहीं रहता। यदि ऐसा नहीं होता है तो भी इस अन्वेषण के प्राप्त सूचनाएं आगे समस्या के वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव्स का कल्पित समाधान ढूंढने में सहायक होती है। अनौपचारिक अन्वेषण में कोई औपचारिकता नहीं होती है। इसके लिए कोई भी औपचारिक प्रश्नावली तैयार नहीं की जाती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि यह अनुसंधान एक महत्वपूर्ण स्टेप है। अनुसंधान के अंतिम परिणाम प्राप्त करने के बाद इस अन्वेषण का तहकीकात में बहुत सहायता मिलती है, अतः इसको किसी योग्य अनुभवी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। फोर्थ स्टेप इसमें आता है संभावित वैकल्पिक समाधानों पर विचार करना। सभी तीनों चरणों के समझने के बाद महत्वपूर्ण रूप से जो योगदान दिया जाता है वो इन तीन चरणों में प्राप्त सूचना के समस्या के कई वैकल्पिक और काल्पनिक समाधानों को विकसित करने में मदद मिलती है। काल्पनिक समाधान वह अनुमान समाधान है जिसके अनुसंधानकर्ता अपने या दूसरों के ज्ञान एवं अनुभव से परिकल्पना करता है। ऐसा समाधान कुछ निश्चित सूचनाओं तथा प्रलेखीय तथ्यों के आधार पर परिकल्पित होता है। जैसे गिरते हुए विक्रय के संबंध में यह परिकल्पना की जा सकती है कि विक्रय में कमी खराब व्यावसायिक परिस्थितियां या तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण हो रही है। तो इस परिकल्पना का विधिवत जांच करके इसके सत्य और असत्य को सिद्ध किया जा सकता है। यदि परिकल्पित समाधान सही सिद्ध होता है तो समस्या का समाधान भी हो जाता है तथा आगे भी अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं रहती है। किंतु यदि अधिकांश परिस्थितियों में सदैव काल्पनिक समाधान एकदम सटीक नहीं होते हैं तो फिर इस प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है अनुसंधान योजना का विकास करना। अनुसंधान के लिए नेक्स्ट स्टेप है अनौपचारिक अनुसंधान हेतु योजना का निर्माण करना। ये योजना एक आइडियल योजना होती है जिसके अनुसंधान के इसमें अनुसंधानकर्ता को कुछ अनुसंधान करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले अनुसंधानकर्ता अपने मार्ग से भटक नहीं पाता है। अनुसंधान के अच्छे प्रामाणिक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। न्यूनतम लागत पर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अनुसंधान के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। अनुसंधान के क्षेत्र को तय करते हुए क्षेत्र का उचित नियोजन करना चाहिए। अनुसंधान के लिए आवश्यक सूचनाओं का स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए। सूचना के वैकल्पिक स्रोतों यानी प्रश्नावली भरना या अन्य प्रकार से सूचना को प्राप्त करने के लिए निर्धारित करना चाहिए। संबंधों के संकलन, विश्लेषण, निर्वचन, वैकल्पिक विधियों का विकास करना चाहिए। अनुसंधान की समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अनुसंधान दल का गठन करना चाहिए और उसके लिए आवश्यक प्रशासकीय ढांचा बनाना चाहिए। अनुसंधान बजट तैयार किया जाना चाहिए। एंड लास्ट, अनुसंधान प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर उच्च अधिकारियों से उसका अनुमोदन करवा लेना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है समंकों का संकलन करना। अनुसंधान योजना
करने एवं अनुमोदन हो जाने के बाद अनुसंधानकर्ता आंकड़ों के संकलन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। आंकड़े प्राथमिक और द्वितीय यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं। प्राइमरी आंकड़े जो होते हैं वो अनुसंधानकर्ता को मौलिक रूप से संकलित करने होते हैं, जबकि द्वितीयक या सेकेंडरी आंकड़े पूर्व में किसी अन्य के द्वारा संकलित होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता उपयोग कर सकता है। तो प्राथमिक आंकड़े संकलित करने में बहुत श्रम, समय एवं धन लगता है। तो ऐसे आंकड़े एकत्र करने की अनेक विधियां हैं, जिनमें कुछ प्रकार है जैसे सर्वेक्षण द्वारा, जिसमें प्रश्नावलियां भरवाकर हम संबंध जितने भी डाटा है वो एकत्र कर सकते हैं, या अवलोकन या अनुभव द्वारा, जिसमें अनुसंधानकर्ता उस दल के सदस्य के को जो कुछ देखते हैं या अनुभव करते हैं उसी के अनुरूप संबंध प्राप्त करते हैं, या साक्षात्कार द्वारा यानी इंटरव्यू द्वारा। इंटरव्यू के द्वारा उसके दल के सदस्य संबंधित व्यक्तियों से भेंट करते हैं और आंकड़े संकलित करते हैं। प्राथमिक संबंध नवीनतम होते हैं और ये अनुसंधान के संबंध में सटीक सूचनाएं प्रदान करते हैं और इनमें शुद्धता भी पाई जाती है। उपकरण अनुसंधान के लिए प्राथमिक संबंध के प्रमुख स्रोत प्राय उपभोक्ता, विक्रयकर्ता, विक्रय अभिलेख और मध्यस्थ आदि होते हैं। अब सेकेंडरी जो संबंध है वो है आपके प्रकाशित, अप्रकाशित दोनों प्रकार के होते हैं। अनुसंधानकर्ता को ऐसे आंकड़े को किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था से आसानी से प्राप्त हो सकता है। ये आंकड़े सभी सरकारी प्रकाशनों, रिपोर्टों, शोध संस्था के प्रकाशनों, व्यापार संघों, चैम्बरों, संस्था के वार्षिक प्रतिवेदनों, संस्था के अभिलेखों आदि से प्राप्त हो सकते हैं। द्वितीयक संपर्क यद्यपि नवीनतम नहीं होते हैं, किंतु ये पक्षपात रहित अवश्य होते हैं, इसीलिए अधिक सही और विश्वसनीय भी होते हैं। इनमें श्रम, समय और धन का कम व्यय किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपको डाटा प्रोसेसिंग यानी संबंध प्रसंस्करण करना। तो डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए हम उसका प्रोसेसिंग का मतलब है आंकड़ों का संपादन, वर्गीकरण, सारणीयन या प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का संपादन यानी एडिटिंग से तात्पर्य आंकड़ों की अशुद्धियों और अनियमितताओं को दूर करता है। संपादन से आंकड़ों के सारणीयन में सुविधा होती है। आंकड़ों का संपादन करने के बाद उनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन के द्वारा संबंधों के उनके गुणों और विशेषताओं के अनुसार विभिन्न वर्गों में उनको बांट दिया जाता है। क्लासिफिकेशन के बाद संबंधों का सारणीयकरण या प्रस्तुतिकरण यानी टैबुलेशन और प्रेजेंटेशन किया जाता है। सारणीयन के द्वारा संबंधों को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है और कभी कभी तो हम इसे रेखाचित्र या अन्य चित्रों के माध्यम से भी इन संबंधों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब आंकड़ों का कंप्यूटर की मदद से वर्गीकरण और सारणीयन किया जाता है तो उसे कोडिंग भी करना पड़ता है। तो इन सारी क्रियाओं को करने के बाद संबंधों का प्रसंस्करण हो जाता है और जिन्हें उपयोग में लाना सरल होता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट स्टेप संबंध विश्लेषण निर्वचन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। प्रसंस्करण संबंध तैयार कर संबंध है, इसका विश्लेषण और निर्वाचन किया जा सकता है। संबंध विश्लेषण से तात्पर्य संकलित संबंधों में आवश्यकता अनुसार औसत, प्रतिशत, अनुपात, विचलन, सहसंबंध, प्रतिगमन, निर्देशांक आदि की गणना करने में इन संबंधों की प्रकृति एवं व्यवहार को ठीक समझा जाता है। संबंधों का विश्लेषण कर लेने के बाद उनका निर्वचन किया जाता है। निर्वचन का मतलब है संबंधों से अर्थ या निष्कर्ष निकालना। इसके द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं या होने वाली परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है, किंतु निर्वचन बहुत ही समझ और बुद्धिमानी का कार्य है। संबंधों की प्रवृत्ति व्यवहार समझने में छोटी सी भूल भी निर्वचन परिणाम या उनको अलग से भिन्न भिन्न तरीके से कर सकती है। संबंधों के निर्वचन के आधार पर ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि स्थिति विश्लेषण, अनौपचारिक अन्वेषण, विकसित काल्पनिक समाधान सही है अथवा गलत। यह सही है तो उसे समाधान माना जाता है और यदि नहीं है तो निर्वचन के परिणाम के अनुसार ही उसका समाधान कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है
अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना, प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट। संबंधों के निर्वचन से प्राप्त निष्कर्षों से ही अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इसे अनुसंधानकर्ता ही तैयार करता है। रिपोर्ट का उद्देश्य अनुसंधान के निष्कर्षों से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना, समस्या के समाधान की सहायता से उपलब्ध करना है। अतः अनुसंधान रिपोर्ट बहुत ही सावधानी से तैयार करनी चाहिए। इसमें शुद्धता, स्पष्टता और प्रभावशीलता के गुण होने चाहिए। रिसर्च रिपोर्ट को प्रभावी, स्पष्ट और सुंदर बनाने के लिए इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट जो भाग है उसमें प्रतिवेदन का नाम, अनुसंधान के उद्देश्य, अनुसंधान समस्या, क्षेत्र, प्रयुक्त विधियाँ, मान्यताएं, धारणाएं आदि का उल्लेख करना चाहिए। सेकेंड स्टेप में हम समस्या से संबंधित विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। थर्ड स्टेप में हम उसके अनुसंधान के निष्कर्ष एवं अनुसंधान की समस्या के समाधान के रूप में अनुशंसाओं का उल्लेख करना चाहिए। फोर्थ स्टेप परिशिष्टों का होना चाहिए, जिसमें विभिन्न प्रश्नावलियाँ, आंकड़ों की तालिकाएं, चित्र, रेखाचित्र, परिभाषित शब्द, संदर्भ, गृह सूची आदि का समावेश होना चाहिए। तो अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करते समय उससे संबंधित अधिकारियों को यथासंभव उसको प्रस्तुत कर देना चाहिए। और लास्ट इसमें आता है अनुशंसाओं का अनुगमन, यानी फॉलो अप ऑफ द रिकमेंडेशन। इस अनुसंधान का कोई महत्व नहीं है जिस पर अमल न हो। अतः प्रबंधक को अनुसंधान के प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुशंसाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए, न कि उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। अनुसंधान के क्रियान्वयन से ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, परंतु कभी कभी कुछ अनुशंसाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार हो सकते हैं। यदि प्रबंधकों को अनुसंधान प्रतिवेदन अनुशंसाओं पर विश्वास नहीं हो, या यदि अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए संस्था के पास पर्याप्त साधन न हो, या उस समस्या का अस्तित्व महत्व ही समाप्त हो गया हो, या यदि कोई अन्य नई समस्या उत्पन्न हो गई हो जिसका पहले ही समाधान कर लिया अपेक्षित हो या कर लिया गया हो, या कभी कभी कुछ अप्रकट व्यक्तिगत या राजनीतिक कारण भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो इन कारणों के कारण हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो अनुसंधान रिपोर्ट की अनुशंसाएं लागू की गई हों अथवा नहीं, अनुसंधानकर्ता को इन अनुशंसाओं का अनुगमन अवश्य कर लेना चाहिए या लागू करना चाहिए। यदि अनुशंसाओं को क्रियान्वित समस्या निवारण में किस सीमा तक सफलता मिलती है, या उन अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयों को भी अध्ययन करते रहना चाहिए। यदि अनुशंसाओं का समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है, तो भी अनुसंधानकर्ता को उनका अनुगमन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे अपने अनुशंसाओं का भावी विपणन कार्यक्रम, उद्देश्य, नीति, बजट, कार्यविधियाँ आदि का हिस्सा बनाए जाने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये हमने देखा कि मार्केटिंग रिसर्च जो है वो क्या है, किस प्रकार का है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके स्कोप क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और क्या वो किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लास्ट में हमने इसका देखा प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग।